अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा गुलरेज और आपको सोशल क्लब फॉर PWDs के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे इंटरव्यू कंडक्ट करने का जो मकसद है वो यही है कि हम तमाम PWDs की जो सक्सेस स्टोरीज हैं आपके साथ शेयर करें और आपको ये बताएं कि उन्होंने किन किन चैलेंजेस का सामना करके जो है अपने गोल्स को अचीव किया है और किस तरह से वो अपनी जो है वो एक तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आज जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ उनकी लाइफ स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। उन्होंने भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया और अपने टारगेट्स को अचीव किया और आज वो एक माशाल्लाह से कामयाब जिंदगी गुजार रही हैं। तो जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, सबसे पहले मैं उनका तारुफ करवा दूँ आपसे। जी, उनका नाम है तस्नीम ज़ोहरा और उनका ताल्लुक है गिलगित बल्तिस्तान से। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स भी किया हुआ है और इसके अलावा उन्होंने एजुकेशनल प्लानिंग मैनेजमेंट में भी मास्टर्स किया हुआ है। इसके अलावा दारुल हुनर के नाम से वो एक फाउंडेशन रन कर रही हैं। तो आइए बाकी बातें हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम आयशा, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू द सोशल क्लब। थैंक यू। जी, तो तस्नीम, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि आपकी डिसेबिलिटी क्या है और आपकी डिसेबिलिटी की वजह क्या बनी? ओके मैम, मैं लेफ्ट लेग से हैंडीकेप्ड हूँ। जब मैं 7 साल की थी तो मुझे फीवर ने अटैक किया और जिसकी वजह से मैं पोलियो की वजह से आज जो है मैं क्रचिस लेके चलती हूँ। असल वजह इसकी ये थी कि बाबा और मेरी फैमिली यही बताते हैं, अचानक से मुझे तेज फीवर आया और सुबह होते ही मेरे लेफ्ट लेग ने काम करना छोड़ दिया। तो फिर कराची तक मेरे बाबा एक्सेस कर गए मेरे इलाज के सिलसिले में, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि इसका तो अभी तक कोई इलाज नहीं है। काफी बच्चे जो है सफर हुए हैं इसी वीक में इस मर्ज की वजह से। तो उस वक्त से लेके अब तक आप यानी कि फिर व्हीलचेयर यूजर हैं? जी, मैं व्हीलचेयर भी यूज करती हूँ, साथ साथ में जो है एल्बो स्टिक्स के सहारे, क्रचिस के सहारे चलती हूँ। अच्छा, आप क्रचिस के सहारे भी चलती हैं और व्हीलचेयर भी इस्तेमाल करती हैं वक्त जरूरत, ठीक है। अच्छा जी, ज़ोहरा, जैसा कि तमाम PWDs को तालीम के असूल के लिए मुश्किलात का सामना होता है, जगह जगह बैरियर्स होते हैं, मसाइल होते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में भी इस तरह के बैरियर्स आए होंगे और आपने उन तमाम चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया होगा। तो किस किस्म के आपको चैलेंजेस आए और इन तमाम चैलेंजेस को फेस करने के पीछे यानी कि एक सपोर्ट सिस्टम होता है, तो किसने सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट किया? ये सब कोर्स मैंने भी बहुत सारी चैलेंजेस फेस की यहाँ तक आने में। तो सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान में स्पेशली मेरा जो एरिया है वो एक डिस्ट्रिक्ट है दनियोर का। यहाँ पे जब मैं तकरीबन 7-8 साल की थी, एजुकेशन का मेरा सिलसिला जारी रहा, तो तब जो नॉर्मल बच्चियां थी खवातीन, उनके लिए भी तालीम का रुझान नहीं था। लेकिन मेरे वालिद मोहतरम खुद प्रोफेशनली जो है एजुकेशनिस्ट थे, 18 ग्रेड के हेड मास्टर थे, तो जिसकी वजह से बाबा को पता था कि माई डॉटर इज डिफरेंटली एबल, तो उनके लिए एक तालीम ही डिवाइस है जो इसकी खुशहाल जिंदगी दे सकती है। सो ही डिसाइडेड, और मेरे साथ स्कूल के लिए कुछ इश्यूज भी थे, जा नहीं सकते थे, कुछ फाइनेंशियल भी कंडीशंस थी जॉइंट फैमिली की वजह से। सो बाबा घर पे किताबें लेके आते थे मैम, और मैंने तकरीबन नर्सरी से ग्रेजुएशन तक ना मैंने स्कूल लाइफ देखी ना कॉलेज लाइफ। मैं साल के आखिर में एज ए प्राइवेट कैंडिडेट जाके पेपर्स देती रही और बाबा खुद मुझे शाम को घर आके पढ़ाया करते थे। इसी तरह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ग्रेड्स के साथ ग्रेजुएशन कर लिया। तब तक यहाँ पे क्राफ्टन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का कयाम अमल में लाया गया था 2002 में। फिर उसके बाद मेरे बाबा ने डिसाइड किया अगर आप एजुकेशन में अभी आगे फेस टू फेस अगर आप अपनी इस चैलेंज को फेस करना चाहती है, जाना चाहो, तो मैं आपका एडमिशन करवाऊं। तो यहाँ पे थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग पॉइंट था, क्योंकि मैं इंग्लिश में मास्टर्स करना चाहती थी और बाबा चाहते थे कि नहीं आप एजुकेशन में कर ले, क्योंकि आपका जो बेस है वो मजबूत नहीं है, आपकी फाउंडेशन वीक है, तो एजुकेशन में किसी भी तरह आप आगे जा सकोगे। यहाँ पे मैंने अपनी मनमानी कर ली। मैंने कहा नहीं, लाइफ खुद एक चैलेंजिंग पॉइंट है, तो मुझे इस चैलेंज को उठाना पड़ेगा। और फर्स्ट टाइम 2010 से 12 के 2 इयर्स में मैंने एडमिशन लिया को एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी में।
वहाँ पे यूनिवर्सिटी में टीचर्स का बहुत प्यार मिला मुझे। मेरे साथी थे, कोई मेरा बैग उठाने में हेल्प करता था, कोई मुझे नोट्स प्रिंट करवा के देते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में मैंने एमए लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर कर लिया वहाँ से। वहाँ उसमें मैंने रिसर्च भी कर लिया, ठीक है, और सुपरवाइजर ने भी मुझे काफी प्यार दिया और इज्जत से मुझे जिस तरह से पढ़ाना था। खैर मेरी कुछ खामियां कम तो हुई, लेकिन अब भी आई वॉज नॉट एबल फॉर दैट कि आई हैव अ डिग्री इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक। Then me and my family decided that I must take admission in NAMAL because NAMAL is, as you know, best for modern languages. So मैंने बस यही सफर ठान लिया। 2012 के एंड में यहाँ से मैं माइग्रेट हुई इस्लामाबाद के लिए। वहाँ पे मैंने एडवांस डिप्लोमा में दोबारा दाखिला लिया 1 साल का। उसके बाद फिर साथ साथ मैंने दोबारा से एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में भी एमए कर लिया। वो इसलिए कि वन ऑफ माय कजन वो एचएससी में होती है, उसने यही कहा था कि जरा आपके लिए सबसे बेस्ट ये सब्जेक्ट है, क्योंकि कल को अगर आप चल नहीं सकी, व्हील चेयर पे बैठ के सिलेबस डिजाइन करोगी, अपना स्कूल खोल सकती हो। फिर मैंने कहा चलिए क्या है ये भी करके देखते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मैंने 3.6 सीजीपीए लेके कामयाब रही। इसी अरसे में फाउंडेशन यूनिवर्सिटी ने एमफिल अनाउंस कर लिया। फिर मैंने कहा अभी मुझे एमफिल कर लेना चाहिए लिंग्विस्टिक्स में। फिर मैंने वहाँ एनडीएस टेस्ट में मैं अपीयर हुई और उसमें मुझे अल्लाह ने जो है कामयाबी अता की। फिर मैंने 2017 से 19 तक एमएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स भी कर लिया और इसी दौरान मैंने एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की कुछ डिप्लोमा से 6 मंथ की वो भी, साथ साथ सीटीपीटीसी मेरा पहले से जारी था, बीएड भी मैं हूँ और एमएड इन स्पेशल एजुकेशन इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। तो फिर कुछ ख्याल आया कि सीएसएस जो है वो भी करना चाहिए, क्योंकि कुछ मेरी फ्रेंड्स हॉस्टल में थी तो वो तैयारी कर रही थी। मैंने कहा सीएसएस भी अटेम्प्ट कर लूं। फिर 2019 के फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इंडो पाक हिस्ट्री फेल कर दिया कुछ मार्क्स से, बाकी मेरे सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मैं इसी कोशिश में हूँ कि जी भी मैं अभी तक कोई लड़की नहीं है एसी असिस्टेंट कमिश्नर, तो मेरा ख्वाब है कि मैं एज ए डिफरेंटली एबल होने के साथ साथ मैं एसी के पोस्ट पे आना चाहती हूँ। और अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया वेलिंगटन यूनिवर्सिटी के लिए नॉमिनेटेड हूँ पीएचडी के लिए। ऑस्ट्रेलिया वेलिंगटन यूनिवर्सिटी लिंग्विस्टिक्स में दिसंबर से ये क्लासेस स्टार्ट है। जी, तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो गया है ऑस्ट्रेलिया में? जी जी। अच्छा तस्लीम ये बताइए, जैसे आपने कहा कि मेरी स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ जो है मुकम्मल तौर पे घर में मैंने एजुकेशन ली, यानी कि मैंने स्कूलिंग नहीं की, कॉलेज नहीं गई, फिर एकदम से यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर हुआ और साथ में फिर आपको हॉस्टल भी जाना पड़ा। तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए, यानी हॉस्टल भी, घर से दूर भी रहना है आप, और यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर भी एकदम से आपको डिफरेंट लगा होगा। तो कैसे रह रही आप घर वालों के बगैर? घर वालों ने कहा नहीं कि बहुत दूर हो जाएगा, ना जाओ, क्योंकि आप तो बिल्किस्तान में रहती हैं और इस्लामाबाद जाना पड़ा आपको? खवातीन का आपको पता है दिल छोटा होता है। मेरी मम्मा और पप्पो बड़ी खौफजदा थी जब मैं और मेरे वालिद मुहतरम ने डिसाइड किया, लेकिन मेरे बाबा ने कहा कि इंसान का दिमाग ठीक होना बेस्ट है, अगर उसके बॉडी में कोई पार्ट काम ना करे ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने अपनी बेटी को यहाँ तक कामयाब पाया है, तो ये आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से कामयाब होके आएगी। फिर मामा ने रोना धोना उनके साथ मेरा भी था। फिर आपको पता है मैम हॉस्टल में कल्चरल कुछ हमारी चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। फिर वहाँ पे हम जैसे उनके साथ जो बिहेव, स्पेशली टॉयलेट यूज करने में या फिर अदर रूममेट्स के साथ हमारा, हम जितना भी सफाई करें, कोई और गन फैलाए तो बात हमारे ऊपर आती है कि दे आर नॉट एबल फॉर डूइंग समथिंग, तो इन लोगों ने किया होगा। इस तरह की भी बहुत सारी चैलेंजेस आई, लेकिन सबसे बहुत जो मैंने फेस की वो चैलेंजिंग पॉइंट मेरे लिए नमल के मेन गेट से मेरे कैंपस तक जाना था, क्योंकि शुरू में मुझे स्टाफ गेट से एंट्रेंस की इजाजत नहीं मिली। फिर मुझे रेक्टर तक रिसाई करनी पड़ी। मैंने एप्लीकेशन राइट किया कि दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं डेली क्रचेस पे चल के आऊं। तो फिर तकरीबन 3 महीने बाद मुझे एलो किया गया कि आप स्टाफ गेट से आ सकती है, क्योंकि स्टाफ गेट मेरे डिपार्टमेंट के बिल्कुल करीब था। तो वहां से मुझे एक्सेस मिली और इसी दौरान मेरा एक माइनर सा एक्सीडेंट भी हुआ, जो मेरा राइट लेग ठीक है तो उसकी 3 अंगुलियां कट गई थी, जिसके बिहाफ पे मुझे 6 मंथ तक सेमेस्टर फ्रीज करवाना पड़ा। ये एक चैलेंजिंग पॉइंट था।
बस इसी तरह से अल्लाह और माँ बाप की दुआएं रंग लाई, और इसी तरह मैंने 9 से 10 साल सिटी में अपना, अभी जब दारुल हुनर ओपन किया है तो भी ये एक चैलेंजिंग पॉइंट है। मेरा घर यहाँ से सिर्फ 10 मिनट के फासले पे है, लेकिन ये 9वां महीने चल रहा, मैं गई नहीं हूँ। मैं इन्हीं बच्चियों के साथ रहती हूँ जो इदारे में है, कि वो मुझे क्या वहां से मिला जज्बा कि किस तरह से रहा जाता है। सही सही। अच्छा तस्लीम, सुना है कि आपको खेल से बहुत दिलचस्पी है, तो कोई गेम्स खेलती नहीं है? मैं गेम्स बचपन में तो अपने बहन भाइयों के साथ क्रिकेट शौक से खेलती थी। क्रिकेट में ये होता था, मैं व्हील चेयर पे भी छक्के मारती थी बैठ के। खैर बॉलिंग का तो इशू नहीं होता, बंदा व्हील चेयर पे बैठ के कर सकता है। थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग बैटिंग का था, तो फिर मैंने बैटिंग में क्या किया, बाद में क्रचेस लेना स्टार्ट किया। तो थोड़े से मैंने बीच से ऐसे तिरछे क्रचेस लिए ताकि उस पे मैं इजीली बॉल को हिट कर सकूं। तो ये भी मेरा मसला। और साथ साथ में मैं जो पोट्री है, जो मिट्टी के बर्तन और एनिमल्स बनाते हैं, तो इसमें मैं एक्सपर्ट थी। मेरी एक कजन मुझे स्केचिंग करके सिखाती थी कि जरा आपने इसको इस तरह से यूज करना है। उसके अंदर हम मुख्तलिफ चीजों को मिलाते थे, और कभी टोटाइज बनाते थे, कभी गॉड, कभी इस तरह की चीजें बना के फिर हम उनको सेल करते थे 10 रुपए पर उसमें लगा के। तो ये भी था, बहुत सारी इस तरह की चीजें, प्लांटेशन का। अच्छा, सो इंटरेस्टिंग। अच्छा तस्लीम, ये बताइए कि सोशल वर्क का रुझान कैसे पैदा हुआ? कैसा ख्याल है कि सोशल वर्क करना चाहिए? सोशल वर्कर का ये कि मेरी वालिद मोहतरम खुद सोशल वर्कर है। मेरे वालिद तकरीबन पिछले 25-30 ईयर से सोशल वर्किंग करे। कहीं पे कुआं बनवा लिया, कहीं पे बच्चों को फ्री तालीम दी, कहीं पे उनको को करिकुलम एक्टिविटीज में, कहीं सफाई सुथराई में। तो बस एक ख्वाब था कि मैं भी बाबा के नक्श कदम पे चलूं। छोटी होती थी, बाबा अपने साथ ले जाया करते थे कि चल स्पेशल है, कहीं गिरेगी कुछ होगा, और मामा की बात में मानती नहीं थी। तो साथ जाते जाते मुझे एक मोहब्बत भी थी इस काम से। लेकिन जो सबसे मुझे अहम चीज यहाँ तक ले आई वो कोविड-19 है। कहते हैं ना कि कोविड-19 सबके लिए रहमत थे, मेरे लिए रहमत बन के आया मेरी लाइफ में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एजुकेशन के बाद मैं गिलगित लौटूंगी दोबारा। जब कोविड-19 के स्टार्टिंग के डेज थे तो हमें हॉस्टल को खैरबाद कहना पड़ा और मुझे घर आना पड़ा। तो ये मेरा सबसे लंबा ड्यूरेशन था घर पे 6 मंथ का। इसी दौरान यहाँ मेरे साथ सैयद इरशाद काज़मी है, जो पिछले 15 साल से विजुअल इम्पेयर्ड होने के बावजूद वो इस प्लेटफॉर्म को चला रहे थे। अपनी बहन के हमरा मिल के स्ट्राइक करना, स्पेशल्स के राइट्स के लिए आवाज उठाना, मैगजीन राइट करना। तो इनसे मेरी मुलाकात इस्लामाबाद में हुई। तो इससे पहले ही कहा था, जरा यू आर टैलेंटेड एंड यू बिलोंग टू गिलगित बल्तिस्तान, दैट्स व्हाई नाउ आई नीड योर एफर्ट्स। आपको यहाँ आना है और आपने यहाँ काम करना है, क्योंकि खवातीन के साथ एक अजीब गरीब वो है, हम नहीं जा सकते। लोग इवन इथिक्स के उसमें हमें पत्थर तक मारते हैं। जो एक खातून कर सकती है, खातून के लिए एक मेल नहीं कर सकता। तो फिर बस वो होता है ना कि अल्लाह की तरफ से कि गॉड गिफ्टेड, ये अल्लाह हमें आजमाता भी है और साथ बख्शता भी है कि आप जाएं ये काम करें। और मैंने निकल के देखना शुरू किया इरशाद भाई के साथ। तो वाकई खवातीन जो हमारी डिफरेंट ट्रेबल है उनको 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। फिर मैंने थोड़ा इमेजिन किया कि मैंने किस किस्म की लाइफ गुजारी। मुझे तो एजुकेशन भी मिली, मैं सिटी भी गई, मैंने लग्जरी लाइफ गुजारी, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में अच्छे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया। लेकिन इन खवातीन का क्या कसूर है? ये तो अल्लाह की तरफ से, लेकिन ये तो हमेशा आजमाए जाते हैं, फैमिली मेंबर्स प्लस कम्युनिटी मेंबर्स। तो कभी यहाँ से आवाज हुआ। तो कभी दिल नहीं चाह के आप पढ़ी लिखी है कि मैं तो जॉब कर लेती, जॉब करना तो ज्यादा आसान है बनिस्बत के कोई अपना काम किया जाए, उसमें ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, ज्यादा मसाइल होते हैं। तो ऐसा नहीं सोचा कि बस मैं जॉब ही कर लेती, जॉब करना ज्यादा बेहतर रहता मेरे लिए? ये मैंने जब मैं इस्लामाबाद में थी तो मुझे बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं एक प्रोफेसर बनूं, वो भी इंग्लिश डिपार्टमेंट की ना। तो यूनिवर्सिटी भी मेरे घर के साथ ही है, यहाँ पे कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। मेरी देना ख्वाहिश थी 2019 के एंड तक, जब तक कोविड का सिलसिला स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन वो होता है ना मैम कि जब आप एक इंसान को दुखी देखते हैं तो अपनी ख्वाहिशात को हम भूल जाते हैं, हमें उनका दुख नजर आता है। अगर मैं अपने लिए, क्योंकि मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है 1-1.5 लाख सैलरी कमाना, क्योंकि अभी भी मेरे पास तकरीबन मोर देन 80+ में लैंग्वेज की लड़कियां आती है इस इदारे में।
उनमें माजूरों के लिए फ्री रखा है और जो नॉर्मल वंस है उनसे मैं फी लेती हूँ ताकि इनका खर्चा चला सकूँ, जो हॉस्टल में रह रही है बच्चियां अंदर। तो तकरीबन उन्हीं से मेरा लगभग 1,20,000 तक वो बन जाता है। कुछ मैं ऑनलाइन अर्निंग भी करती हूँ इसी इदारे की खातिर। तो अगर मैं यही सोचती अपना बैंक बैलेंस, अपनी लाइफ को लग्जरी करूँ, तो ये पैसा जो है, ये ख्वाहिशात इंसान के कभी कम नहीं होते, ये बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल। फिर बाबा ने भी यही मशवरा दिया कि बेटे आपने बहुत अच्छा रास्ता चूज किया है, आप इसको कंटिन्यू कर ले। चलिए, अल्लाह ताला आपके लिए और आसानियां पैदा करे और आप लोगों के लिए काम आती रहे इसी तरह। अच्छा तस्लीम, ये बताइए कि आपकी जो एनजीओ है दारुल हुनर के नाम से जो आपका इदारा है, इसका क़याम कब अमल में आया और इसका मेन एजेंडा क्या है? दारुल हुनर का बाकायदा कयाम जो है वो पिछले साल 14 अगस्त और अल्हम्दुलिल्लाह कल 1 साल पूरा हुआ। 14 अगस्त को इसका आगाज हुआ था। तो इसका मेन एजेंडा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की डिफरेंटली एबल खवातीन जो ज्यादातर नॉन एजुकेटेड है, मैम यहाँ पे एजुकेटेड आप समझे यही कोई 7-8% अभी बच्चियां पढ़ने लगी है जो डिफरेंटली एबल है, वो भी कुछ एजुकेटेड फैमिलीज जो हम जैसी बच्चियों को देख के आगे की देखी इनकी तो लाइफ बन गई है, तो ब्राइट स्टार्स बन गए हैं, फिर अपने बच्चों को हुसूल तालीम के लिए निकाला है घरों से। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे पास 93% ऐसी खवातीन है जो नॉन एजुकेटेड है, जिसकी वजह से ना उनके पास कोई स्किल है, एक्सेसिबल डिवाइसेस न होने की वजह से वो घरों में पड़ी है। सो हमने ये बात सोची कि क्यों न ऐसी खवातीन के लिए वोकेशनल सेंटर बनाया जाए, जिसके अंदर एक तो हम फैशन डिजाइनिंग और ड्रेस प्लस में जो है यूनिफॉर्म स्टिचिंग के जरिए इनको एम्पावर करे, इनकी जो फाइनेंशियल नीड्स है वो पूरी हो सके। और दूसरी तरफ ऐसी खवातीन जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती, जिनके हैंड्स सेफ है, तो उनके साथ कुछ नॉर्मल आयाज वगैरह को लगा के यहाँ पे सर्वेंट्स के साथ मिलके उनको हम फूड बेकरीज तक बनवाते हैं, जो लोकल फूड से 3-4 किस्म के आइटम्स, तो उनकी जो सेल होती है उससे फिर कोशिश है। अभी तक हमारे पास दिन को तकरीबन 25 ऐसी खवातीन है जो अर्निंग कर रही है, और तकरीबन मेरे पास मोर देन 10 गर्ल्स ऐसी है दूर दराज के इलाकों से हॉस्टल में रह रही है और स्कूल जा रही है 9-10 की। उनमें से एक मिसाल मेरे पास बाजू नहीं है, जरा खातून जो 9 इयर्स की थी, शॉर्ट सर्किट की वजह से बाजू कट गए, तो अभी वो पेंटिंग अपने पाँव पे स्टिचिंग करती है, लेकिन वो मैं करवाती नहीं हूँ क्योंकि फिर सुई चुभेगी, कोई इशू होगा। वो पढ़ती है, एंड्रॉइड सेलफोन यूज करती है, लैपटॉप के तमाम काम पाँव पे करती है, और इस्लामाबाद के 2 कॉम्पिटिशन्स में भी वो बीट कर चुकी है पेंटिंग में। तो वो एक बच्ची इसी तरह एक मिसाल है। कुछ के इश्यूज वो डैमेज थे फेस पूरा पैदाइशी, कुछ एक ऐसा बच्चे भी है उसके लिए भी हमने कैंपेन चलाई है कि कोई मुहैयर डॉक्टर आए, कोई इस तरह की टीम आए ताकि इस बच्चे को हम चेहरा बना के दे सके। सही तस्लीम, जैसा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ जो है खसूसी खवातीन के लिए तालीम के बहुत सारे मसाइल हैं, तो आप क्या समझती हैं इसके पीछे असल वजह क्या है? क्या माँ बाप की लाइल्मी है, वालिदैन की लाइल्मी कहेंगे इसको, या आपको लगता है कि तालीमी इदारे भी इस तरह के नहीं है कि जो बच्चियां हैं वो वहां जाके तालीम हासिल कर सकें? कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा बैरियर होता है, फिजिकल बैरियर, वहाँ पे रैंप्स नहीं होते, अगर खास तौर पे हम फिजिकल डिसेबल की बात करें, और इसके अलावा भी हमारे यहाँ फैसिलिटीज नहीं होती, असिस्टिव डिवाइसेस नहीं होती, जैसा कि आपने पहले भी कहा। तो आप क्या समझती हैं कि असल वजह क्या है इसके पीछे? इस पे आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आप बोलिए। जी, इसमें तो सबसे पहली जो लाइल्मी है ये पेरेंट्स की तरफ से ही है। मैम देखिए, मैं एक मिसाल हूँ, मेरी जैसी और भी खवातीन होंगी जो इम्पावर है, ठीक है, इसी कंडीशन में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सोच हमारी पेरेंट्स की है, हमें आगे करने के लिए पेरेंट्स ने स्टेप उठाया। पेरेंट्स बजाते खुद नॉर्मल बच्चों के साथ अपने दूसरे बच्चों के नाम रखते हैं, निकनेम्स, ठीक है, यहाँ से उनकी ये क्या कहती हूँ एक एहसास महरूमी यही है। सेकंड जो है कम्युनिटी मेंबर्स की भी लापरवाही है। देखिए, अगर हम अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, हमारी जो यूथ है, जैसे कि अभी हम कर रहे, शुरू में मैं यहाँ आई थी तो खवातीन आपने कहा था कि इसमें जो है ज्यादातर हम यही बात कर रहे कि पेरेंट्स का इसमें हाथ है। एक तो पेरेंट्स अपने ऐसी बच्चों के साथ, स्पेशली बच्चियों के साथ खुद पहले पॉजिटिव बिहेव करें, फिर कम्युनिटी मेंबर्स भी आगे होंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स जो है वो सबसे पहले डिफरेंटली एबल अपने बच्चों का साथ दे, उनकी खुसूसी जो तालीम पे तवज्जो दे, और साथ साथ उनको
بالکل بنایا تاکہ آگے چل کے ان کی زندگی جو ہے وہ سہل ہو سکے. صحیح. اچھا تسنیم آپ یہ بتائیے کہ آپ فارغ اوقات میں کیا کرتی ہیں, آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ میں ہاسٹل لائف میں زیادہ تر تو آپ کو پتہ ہے کوکنگ بندہ نہیں کر سکتا تھا, وہاں پہ میں ناولس شوق سے پڑھتی ہوں. انگلش ناول پڑھنا میرا فیوریٹ کام ہے. ٹیچنگ پہ زیادہ نہیں بیٹھنے ہے, کوکنگ شوق ہے. ابھی جب میں یہاں ادارے میں ہوں تو پھر بچیوں کے ساتھ مجھے موقع ملتا ہے تو میں کوکنگ وغیرہ بھی شوق سے کرتی ہوں. پلس میں اسٹیچنگ بھی ہابی ہے, لیکن اسٹیچنگ پہ زیادہ نہیں بیٹھتی کیونکہ آپ کو پتہ ہے وی ڈفرینٹلی ہے, بس کچھ ایشوز ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, تو اس لیے تھوڑا احتیاط کرتی ہوں. صحیح, بالکل. اوکے. اچھا تسنیم یہ بتائیے کہ فیوچر پلانس کیا ہیں آپ کے, مزید کیا کرنا چاہتی ہیں لائف میں؟ لائف میں تو پہلے میں نے بتایا میم کہ آئی ایم نومینیٹڈ فار پی ایچ ڈی, لیکن اب تھوڑا سا گول میرا چینج ہوا ہے. دارالمنور فاؤنڈیشن اس وقت 5 کمروں پہ مشتمل ہے, جس میں سے ایک آفس ہے ہمارا, میں اور سے رشاد قاسمی بھائی جو ویژول امپیئرڈ ہے, میں نے بتایا تھا. اس کے علاوہ 4 رومز میں کچھ سکل سینٹرز کے روم بنے ہیں, مشینیں وغیرہ رکھوائی ہے, تو میں جو ہے وہ کچھ بچیاں رہ رہی ہے. میری خواہش ہے کہ اللہ کرے گورنمنٹ سنے, ہمیں کچھ ہیلپ ہو, اللہ کی مدد ہو, تو اس کو میں اتنا بڑا بناؤں کہ گلگت بلتستان کی کوئی ڈفرینٹلی ایبل بچی جو ہے وہ مایوس نہ رہے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونا چاہے اور اپنی ڈفرینٹلی ایبل کو جو ہے وہ نہ سمجھے بلکہ وہ خود کو ایک امپاور خاتون سمجھے نارمل ونس کی طرح. بہت خوب, بہت خوب. انشاءاللہ آپ کا یہ خواب پورا ہوگا, ہماری دعا ہے انشاءاللہ. اچھا آخر میں پی ڈبلیو ڈیز کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ پی ڈبلیو ڈیز کے لیے یہی پیغام ہے کہ خدارا, میں ہمیشہ اپنے انٹرویوز میں اور میسیجز میں یہی کہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں, کیونکہ کوئی بھی انسان سب سے پہلے خود کو کمزور سمجھتا ہے, تب ان کے گھر والے بھی اور کمیونٹی ممبرز بھی ان کو نیگلیکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے امیجنیشنز تو ہر انسان کا حق ہے. ہم خواب بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی تعبیر کے لیے جب تک کوشش نہیں کریں گے تو ہمارا جو ایم ہے وہ پورا نہیں ہوتا. تو بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے. آئی انسسٹڈ فار آن دس لائن کی ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے, ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. خدارا نکلے اپنے ارد گرد دیکھے, بہت سارے آپ سے بھی زیادہ ان کی مشکلات ہے, چیلنجز ہے, اس کے باوجود وہ اپنا نام روشن کر رہی ہے, اپنے وطن کا نام روشن کر رہی ہے, وہ اپنے ملک کا نام روشن کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود کو پہلے جانتی ہے کہ اللہ نے کیا ہڈن سکلز رکھے ہیں. اپنے سکلز کو خود پہچانے, اپنی دل کی آواز اپنے کسی ساتھی کو پہنچا دے. ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ دارالہنر میں اور میری بہت ساری بہنیں ہیں اور پاکستان میں کام کر رہی ہے, تو ہم آپ کی آواز بن کے آپ کو آگے تک لے کے جائیں گے اگر اللہ کی مدد ساتھ رہے تو. بہت خوب, بہت خوب, بہت اچھا کہا تسنیم آپ نے, بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی اور نیکسٹ ٹائم دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے سامنے کسی اور اسپیشل گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. تھینک یو عائشہ, آپ کا بھی شکریہ ہماری آواز پہنچانے کے لیے. اللہ حافظ. تھینک یو.